दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर क्या प्रोसीडिंग सिविल नेचर की होगी या क्रिमिनल नेचर की होगी, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है 24 अप्रैल 2023 की जसपाल कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप कोई भी लिटिगेशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर एज अ कंप्लेनेंट या मे बी एज अ रिस्पोंडेंट फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर द टाइम बिंग अब जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है बेस्ड ऑन द अर्लियर जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं डीवी एक्ट के अंडर वो सिविल नेचर की कहलाएंगी, क्रिमिनल नेचर की उसको नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए उसकी क्वेश्चन भी अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी या फिर अब नया जो लॉ आया है बीएनएसएस उसका सेक्शन 528 है 482 के कॉरस्पॉन्डिंग, वहाँ पर क्वेश्चन पिटिशन जो है मेंटेनेबल नहीं है। सिविल नेचर की प्रोसीडिंग है तो सिविल नेचर के जो सिविल लॉ है उसकी तरह जो है प्रोसीडिंग वो चलेगी। वहाँ पर ना तो जो नोटिस इशू होता है मजिस्ट्रेट की तरफ से स्टार्टिंग में, ना तो उसको समन माना जाएगा और मजिस्ट्रेट के पास पावर रहेगी अपने डिसीज़न को रिकंसिडर करने की। जो भी पार्टी है वहाँ पर रिस्पोंडेंट है, अगर वो कहती है कि जी मेरा नाम डिलीट होना चाहिए, जो भी उसकी रीजनिंग बनती है, मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया है कि वो अपने एंड पर ही इस तरह की एप्लीकेशन को डिसाइड करे। तो इस जजमेंट में क्या फैक्ट्स थे, कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट की पिछली जजमेंट्स, मद्रास हाई कोर्ट की पिछली जजमेंट्स को रेफ़र करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, इसमें डिटेल में सारे पॉइंट्स वहाँ पर बताए गए हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कि अब डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग किस हिसाब से चलेगी, कहाँ पर अगर आपने हाई कोर्ट जाना है तो कौन से सेक्शन या आर्टिकल में आप जा सकते हैं और किस तरह से मजिस्ट्रेट को वहाँ पर एम्पावर किया गया कि ताकि लिटिगेशन जो है डीवी एक्ट के अंडर कम से कम हो सके और हरासमेंट किसी भी पार्टी की वहाँ पर ना हो। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका जो पिटिशन नंबर है CRMM 19553 ऑफ 2023 है। डिसीज़न जो है 24 अप्रैल 2023 को आया। ये डिटेल्स अगर आप साइट पर सबमिट कर देंगे तो आपको ये जजमेंट जो है ईजिली मिल सकती है। जस्टिस जगमोहन बंसल की ये जजमेंट है जिसको हम अभी रेफ़र कर रहे हैं। तो इस जजमेंट में सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या वहाँ पर प्रेयर थी। तो जो पिटिशनर्स थे वहाँ पर वो कह रहे थे कि जो कंप्लेंट फाइल हुई थी, ये नंबर है कंप्लेंट का और डेट है, एक तो उन्होंने उसको चैलेंज किया था फाइल्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। दूसरा उन्होंने चैलेंज किया था जो इम्प्यून नोटिस था वहाँ पर, जहाँ पर मजिस्ट्रेट ने उनको कॉल किया होगा, नोटिस किया होगा कि आप आइए, कंप्लेंट आपके खिलाफ आई है। तो 23/9/2022 का एक तो नोटिस चैलेंज किया और 23/9/2022 की कंप्लेंट जो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर वो चैलेंज की थी। तो दो चीज़ें हाई कोर्ट में वहाँ पर अंडर चैलेंज थी जब ये पिटिशन फाइल हुई। अब इसके फैक्ट्स देखें तो फैक्ट्स में बताया गया है कि जो मैरिज थी जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उसकी मैरिज हुई थी मनप्रीत सिंह के साथ एज़ पर सिख राइट्स एंड सेरेमनीज़। उनके बीच में कुछ इशू आ गया मैट्रिमोनियल उनकी लाइफ में, तो उन्होंने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 थी वहाँ पर, जो भी वाइफ थी जिसने कंप्लेंट फाइल की थी सेक्शन 12 में, उसने कंप्लेंट फाइल कर दी अगेंस्ट द हस्बैंड एज वेल एज डिस्टेंट रिलेटिव्स एंड फैमिली फ्रेंड्स। तो ये प्रॉब्लमेटिक हुई कि जो दूर दराज के रिश्तेदार थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके अगेंस्ट भी वहाँ कंप्लेंट जो है फाइल कर देगी। हस्बैंड तो वहाँ पर इन्वॉल्व था ही। तो जो वो पिटिशनर से वो उन्होंने कहा कि जी हम तो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो भी हस्बैंड है उनकी फैमिली के, तो हमारे खिलाफ ये कंप्लेंट जो है मेंटेनेबल नहीं है। हम एज़ पर अगर एक्ट की बात करें तो रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में ही नहीं आते। सेक्शन 2Q जो है डीवी एक्ट का, उसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें तो हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है, हमारे खिलाफ कोई भी एलिगेशन नहीं है कंप्लेंट में, तो हमारे खिलाफ ये कंप्लेंट को क्वैश किया जाए, नोटिस को खारिज किया जाए। तो ये उन्होंने कंटेंशन वहाँ रेज़ की। तो वहाँ पर जज साहब ने सबकी या जो भी आर्गूमेंट्स थी, रिकॉर्ड था, वो परूज़ किया, देखा, तो उन्होंने रेफ़र किया सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच थी, कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण 2022 की। इस जजमेंट में एक पिछली जजमेंट जो थी 2004 की, अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल। तो ये कामाची वाली जो जजमेंट थी 2022 की, इसमें ये बताया गया कि जो डीवी एक्ट है उस पे अदालत प्रसाद वाली जजमेंट के प्रिंसिपल्स या लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अदालत प्रसाद में जो भी लॉ हुआ या जो भी रेफरेंस वहाँ पर दिया गया वो कुछ और था, उसको सेक्शन 12 की जो पिटीशन है या सेक्शन रेड विथ सेक्शन 13 ऑफ डीवी एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की मेन लैंडमार्क जजमेंट है जहाँ पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना
एक तरह से भरोसा दिखाया और उसके ऊपर जो है ये प्रेजेंट जजमेंट पास की। तो पुरानी ये जो 2022 वाली जो जजमेंट थी, इसका मेन क्रक्स क्या था, क्यों अदालत प्रसाद जो थी पुरानी जजमेंट 2004 की वो एप्लीकेबल नहीं होती डीवी एक्ट में, उसके बारे में यहाँ पर 2-3 पैराग्राफ जो है इस जजमेंट में रेफ़र किए गए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्रक्स की बात करें तो अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया पैरा नंबर 31 में, लास्टली वी डील विद द सबमिशन बेस्ड ऑन द डिसीजन इन अदालत प्रसाद। द रेशो इन दैट केस अप्लाइज व्हेन अ मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एंड इशू प्रोसेस इन विच इवेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द मजिस्ट्रेट द रेमेडी लाइज अंडर सेक्शन 482। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अदालत प्रसाद ने बोला था कि अगर मजिस्ट्रेट किसी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेता है, वहाँ पर प्रोसेस इशू होता है, तो वहाँ पर रेमेडी जो बनती है वो 482 CRPC में बनती है। सेक्शन 12 जो है डीवी एक्ट का, वहाँ पर उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 12 की जब भी कोई पिटिशन फाइल होती है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो नोटिस इशू करता है वो किस लिए करता है, इज़ टू कॉल फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टैट्यूट सो दैट आफ्टर कंसिडरिंग राइवल सबमिशंस एप्रोप्रिएट ऑर्डर कैन बी इशूड। कि सेक्शन 12 की अगर कोई पिटिशन आती है, एप्लीकेशन आती है मजिस्ट्रेट के पास, तो वो रिस्पोंडेंट को बुलाते हैं ताकि उनकी बात सुनी जा सके और उसके बाद डिसीजन लिया जा सके। तो इन्होंने क्या बोला, दस द मैटर स्टैंड्स ऑन अ डिफरेंट फुटिंग एंड द डिक्टम इन अदालत प्रसाद वुड नॉट गेट अट्रैक्टेड एट अ स्टेज व्हेन नोटिस इज इशूड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। तो इसको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। सेक्शन 12 में नोटिस जो इशू होता है जस्ट एक रिस्पांस लेने के लिए होता है, वो समन कोर्ट का मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, जस्ट एक रिस्पांस लेना है कि उनकी बात सुननी है, उसके बाद कोर्ट जो है उसमें डिसीजन ले सकता है। तो अदालत प्रसाद का जो भी वहाँ पर रेशो था, लॉ था, वो सेक्शन 12 डीवी एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर अभी इस जजमेंट में जज साहब ने क्या कहा, फ्रॉम द परूजल ऑफ द जजमेंट of the Honorable Supreme Court, it is quite evident that the scope of the notice under section 12 read with section 13 is to call for a response, कि respondent का सिर्फ एक response लेना है so that appropriate order can be passed. An application under section 12 cannot be equated with complaint or initiation of prosecution, कि criminal नहीं है, इसको हम complaint की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। इक्वेशन ऐसी नहीं है कि जो complaint होती है, criminal complaint नहीं है ये। नोटिस जो है सेक्शन 13 में डीवी एक्ट में इज़ नॉट लाइक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस और इशू ऑफ प्रोसेस बाय मजिस्ट्रेट। तो अगर आपको मजिस्ट्रेट वहाँ बुला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऑफेंस किया है, जस्ट वो आपसे बातचीत करना चाह रहा है, आपका रिस्पॉन्स लेना चाह रहा है, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसमें डिसीज़न लेना है। अभी कोई डिसीज़न उसमें लिया नहीं है मजिस्ट्रेट ने। इसी तरह एक और जजमेंट थी 2 जज बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, कुन्नाप्पा रेड्डी वर्सेस कुन्नाप्पा रेड्डी स्वर्णा कुमारी 2016 की जजमेंट थी। वहाँ पर भी जो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स थी सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट, उसके बारे में बोला गया कि जो ये नेचर है इसका, इस सिविल नेचर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का नहीं है। तो अगर आपके खिलाफ कोई डीवी एक्ट का केस है तो आप उसको ये ना सोचना कि वो क्रिमिनल नेचर का कोई भी केस है, वो सिविल नेचर का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। तो अगर रेलिवेंट पार्ट देखें, जो पुरानी जजमेंट है उसका क्रक्स अगर देखें, तो अगर ये फैक्ट्स वगैरह और जो बातचीत की है वहाँ पर, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड करते हुए क्लियर किया, एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड दैट दीज प्रोसीडिंग्स आर प्रीडोमिनेटली सिविल ऑफ सिविल नेचर। तो सिविल नेचर की इसमें साफ बताई गई है। पैरा नंबर 12 में क्या बोला था, इन फैक्ट द वेरी पर्पस ऑफ इनेक्टिंग द डीवी एक्ट वॉज टू प्रोवाइड फॉर अ रेमेडी which is an amalgamation of civil rights of the complainant, that is aggrieved person. Intention was to protect women against violence of any kind. सिर्फ इंटेंशन क्या है कि वुमेन को किसी भी वायलेंस से वहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन करनी, especially that occurring within the family, as the civil law does not address this phenomenon in its entirety. कि सिविल लॉ जो है इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पा रहा है। तो डीवी एक्ट का सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये है कि उस जो लेडी है उसको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट वायलेंस, स्पेशली विद इन द फैमिली। तो विद इन फैमिली उसके अगेंस्ट कोई वायलेंस ना हो, अगर हो तो उसकी प्रोटेक्शन की जाए। ये मेन डीवी एक्ट का जो इंटेंशन है। फर्दर एक जजमेंट है सिंगल बेंच की ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, पी पद्मनाथन एंड अदर्स वर्सेस TMT V मोनिका एंड अनदर, 2021 की जजमेंट है। इसमें क्या बोला गया कि एप्लीकेशन जो है अंडर डीवी एक्ट
कुड नॉट बी इक्वेटेड विद द कंप्लेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। तो 2D अगर हम देखें CRPC का, तो वहाँ पर कंप्लेंट क्या होती है उसकी डेफिनेशन दी है। तो इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि जो एप्लीकेशन अंदर जो आती है DV एक्ट के अंडर आती है वो कंप्लेंट नहीं है। इट वॉज फर्दर हेल्ड दैट ऑल रिलीफ्स ग्रांटेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर DV एक्ट आर सिविल इन नेचर। तो जो भी रिलीफ मजिस्ट्रेट वहाँ पर देता है DV एक्ट की प्रोसीडिंग्स में वो सारे सिविल नेचर के हैं, और अगर ऑफेंस कोई होता है तो सेक्शन 31 में होता है। वुड बी मेड आउट इफ़ देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट। तो अगर किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर को एक तरह से ब्रीच करते हैं, मान लो उन्होंने बोला था कि कंप्लेनेंट को किसी भी तरह से तंग नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको जो भी उन्होंने बोला एलिमनी या मेंटेनेंस जिसे हम कहते हैं इंटरिम मेंटेनेंस देना है, और अगर वो नहीं देते तो प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच माना जाएगा। अगर कोई भी ऑर्डर कोर्ट ने किया उसका उल्लंघन अगर होता है, उसका ब्रीच अगर कोई करता है तो वो ऑफेंस बनेगा। अदरवाइज DV एक्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स रहेंगी वो सिविल नेचर की रहेंगी, उसमें रिलीफ जो मिलेगा वो भी सिविल नेचर का ही है। तो ये मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट में बताया गया। डिवीजन बेंच थी मद्रास हाई कोर्ट की P गणेशन वर्सेस M रेवती प्रेमा रूबारानी 2022 की। उसमें बताया पिटीशन अंडर सेक्शन आर्टिकल 2 to 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू क्वैश एप्लीकेशन इंस्टीट्यूटेड अंडर DV एक्ट इज़ नॉट मेंटेनेबल। कि अगर आपको DV एक्ट की अंडर कोई कंप्लेंट है, एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं, अगर उसको क्वैश करवाना है तो आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है मेंटेनेबल नहीं है। उसमें क्या बताया, इट वॉज हेल्ड दैट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ DV एक्ट आर सिविल इन नेचर। हाउएवर petition under section 42 is maintainable against proceeding application arising out of petition under section 12 of DV एक्ट। तो उन्होंने कहा, उनका जो व्यू था उस जजमेंट में, मद्रास हाई कोर्ट की जो DB थी डिवीजन बेंच 2022 की जजमेंट में, ये था कि 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 227 में पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, 482 में मेंटेनेबल है अगर आपको क्वेश्चनिंग उसकी करवानी है। इन व्यू ऑफ डिफरेंस, अब दो डिफरेंस आ गया, वहाँ पर बोला कि सिविल नेचर की है, यहाँ पर बोला सिविल नेचर तो है बट 482 की पिटिशन जो है मेंटेनेबल है, 227 की पिटिशन नहीं है। तो दोनों बेंचेस का जब डिफरेंस आया ओपिनियन का, इन व्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग डिफरेंट बेंचेस, तो वहाँ पर जो मैटर था वो रेफर हो गया फुल बेंच को, मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच को। अरुल डेनियल एंड अदर्स वर्सेस सुगन्या 2022 की जजमेंट आई, उसके बाद फुल बेंच की। फुल बेंच ने अपनी जजमेंट्स और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो सी हमने कमाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण, ये सब कुनप्पा रेड्डी वर्सेस कुनप्पा रेड्डी, सुवर्णा कुमारी, इन जजमेंट्स को और काफ़ी जजमेंट्स को रेफ़र किया। उसके बाद क्रक्स जो है वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द DV एक्ट रेड विथ रूल 6(1) ऑफ DV रूल्स इज़ नॉट अ कंप्लेंट अंडर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC। तो फुल बेंच ने कहा कि सेक्शन 12 में जो एप्लीकेशन होती है, पहली चीज़ तो वो कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी, जो हम CRPC में जिसको हम क्रिमिनल कंप्लेंट का एक तरह से बताते हैं जिस चीज़ को, वो कंप्लेंट नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर कॉग्निजेंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 190 CRPC इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द DV एक्ट। तो जो 190 CRPC सेक्शन था हमारा, अब तो CRPC ख़त्म हो गया है, BNSS आ गया है, तो 190 CRPC का जो प्रोसीजर था फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, वो कहते हैं यहाँ पर DV एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। जो रिस्पोंडेंट्स है, ये खास बात है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं मजिस्ट्रेट के सामने वो एक्यूज्ड नहीं है, वो दोषी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ रिस्पोंडेंट्स हैं। मीन्स उनके खिलाफ एक कंप्लेंट कह लीजिए या एप्लीकेशन आई है, बट उनको दोषी करार या किसी भी तरह से हम एक्यूज्ड नहीं बोल सकते। दस अ नोटिस फिक्सिंग अ डेट ऑफ हियरिंग इज इशूड अंडर सेक्शन 13 ऑफ DV एक्ट, इट इज़ अ नोटिस नॉट समन। ये ध्यान रखना है कि वो नोटिस ही कहलाएगा, उसको समन नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर क्रिमिनल कंप्लेंट में किसी को बुलाया जाता है तो उसको बोलते हैं समन अंडर सेक्शन 61 ऑफ CRPC। बट DV एक्ट में अगर किसी को बुलाया गया है, पहली चीज़ तो वो एक्यूज नहीं है, दूसरी चीज़ उसको समन नहीं गया, उसको नोटिस गया है। नेक्स्ट क्या बोला, अ प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 4 ऑफ DV एक्ट इज़ नॉट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो ये खास चीज़ आ गई, बिल्कुल इसमें क्लियर बोल दिया कि DV एक्ट की जो प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है। मजिस्ट्रेट जो है सिविल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगा वाइल ग्रांटिंग वन और मोर रिलीफ अंडर सेक्शन 18 से 23 ऑफ DV एक्ट। अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 12 ऑफ DV एक्ट इज़ नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट। तो ना तो क्रिमिनल कोर्ट है, ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग है,
ना ही जो वो नोटिस है वो समन कहलाएगा एज़ पर सीआरपीसी, और ना ही सेक्शन 12 की एप्लीकेशन को कंप्लेंट कहा जाएगा। तो ये इसमें साफ तौर पे बताया गया। पिटीशन जो है, अगर आपको हायर कोर्ट में उसको चैलेंज करना है तो पिटीशन जो है 482 में सीआरपीसी के, जो अब जो है 528 हो गया जब से नया लॉ आया BNSS, तो वो मेंटेनेबल नहीं है। द प्रोसीडिंग्स जो है सेक्शन 12 ऑफ DV एक्ट में वो सिविल प्रोसीडिंग है, तो 482 की जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है। हाँ, आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंटेनेबल है ऑन द लिमिटेड ग्राउंड ऑफ पेटेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि ऑन द फेस ऑफ इट ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है उसकी कोर्ट की उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने की, उस ग्राउंड पर, सिर्फ उस ग्राउंड पर आर्टिकल 227 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वहाँ पर पिटीशन फाइल हो सकती है हाई कोर्ट में। अदरवाइज 482 या जिसे हम बोलते हैं 528 है जो अब BNSS का, उसमें मेंटेनेबल नहीं है, जो कि नॉर्मल एक क्रिमिनल कंप्लेंट या FIR की क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट शुड नॉट बी ऑर्डिनरली इंसिस्टेड अपॉन, वहाँ पर अपने एडवोकेट के थ्रू वो वहाँ अपीयर हो सकते हैं, और अगर वो नहीं होता है अपीयर रिस्पोंडेंट तो उसको जैसे सिविल केस में होता है एक्स पार्टी करके उसकी प्रोसीडिंग जो है हो सकती है फर्दर। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उनके खिलाफ कोई समन जाएगा, पुलिस जाएगी, नॉन बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट, वो सब चीज़ें नहीं है, सिविल प्रोसीडिंग चलेगी। अगर नहीं आते हैं तो एक्स पार्टी हो जाएगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द मजिस्ट्रेट टू इशू नोटिस टू ऑल पार्टीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कहता है इसमें मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन भी लोगों को वहाँ पर नाम लिखे गए हैं, रिस्पोंडेंट बनाया गया है सेक्शन 12 की एप्लीकेशन में, सबको उनको वहाँ पर कॉल करे, नोटिस करे। मजिस्ट्रेट को अपना माइंड अप्लाई करना है, ठीक है, कि जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं या कोई और थर्ड पार्टी है उनको बुलाना है या नहीं, वो कंप्लेंट या जो एप्लीकेशन है सेक्शन 12 की उसमें पढ़े, उसको लगता है बहुत ज़रूरी है तो ही है, अदरवाइज़ नहीं। और मजिस्ट्रेट मस्ट सेट आउट रीजंस दैट हैव कंपेल्ड हिम टू इशू नोटिस टू सच पार्टी, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट को रीजंस देना मैंडेटरी है। तो ये आप मार्क कर लीजिए, अगर आप रिस्पोंडेंट हैं, दूर दराज का रिश्तेदार हैं आप, या कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई लेना देना नहीं है उस मैरिड कपल के साथ जिनके बीच में लिटिगेशन चल रही है, तो वहाँ पर देखिए नोटिस में क्या वो रीज़न लिखे हैं, क्यों मजिस्ट्रेट को कंपेल होना पड़ा कि वो उस पर्सन के खिलाफ भी नोटिस इशू कर रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है उस कपल की मैट्रिमोनियल लाइफ में, दूर दराज के रिश्तेदार या कोई फैमिली फ्रेंड या कोई और थर्ड पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, एज देर इज़ नो प्रोसेस एज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 204 CRPC इन अ प्रोसीडिंग अंडर DEV एक्ट, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन अदालत प्रसाद इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत प्रसाद का जो भी वहाँ पर प्रिंसिपल था, लॉ था, वो एप्लीकेबल नहीं है DV एक्ट में। एंड इट इज़ ओपन टू एन एग्रीव्ड रिस्पोंडेंट टू अप्रोच मजिस्ट्रेट एंड रेज द इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी, और जो भी प्रिलिमिनरी इशू है मजिस्ट्रेट के पास जाए, वहाँ पर उसको एजिटेट कर सकता है। मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 25 में एम्पावर्ड है अपने किसी ऑर्डर को ऑल्टर करने के लिए, मॉडिफाई या रिवोक करने के लिए, जो भी उसने आज तक अभी उस केस में फाइल मतलब पास की है। इट इज़ ओपन टू रिस्पोंडेंट्स एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग टू अप्लाई टू मजिस्ट्रेट टू हैव देयर नेम्स डिलीटेड, तो वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देकर वो अपना नाम भी वहाँ पर कि इम्प्रॉपरली उनको ज्वाइन किया गया, उनका कोई लेना देना नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है अपने नोटिस को भी वो एक तरह से रिकॉल कर सकता है, उनका नाम डिलीट कर सकता है। मजिस्ट्रेट कैन ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम पावर अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ 2 ऑफ CPC, जहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है ऑर्डर 1 रूल 10 में किसका नाम ऐड करना है, किसी का नाम अगर डिलीट करना है, तो वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट जो है अपने आप को एम्पावर्ड समझ सकता है। जुडिशियस यूज ऑफ पावर would ensure that proceeding under DV Act do not generate into a weapon of harassment and would prevent the process of court from being abused by joining all and sundry as parties to the list। तो इससे abuse जो है, misuse जो है, एक तरह से हम बोलेंगे DV Act का जो हो रहा है वो थोड़ा सा कम होगा या रुक सकता है। रिवीजन जो है हाई कोर्ट में अंडर 397 CRPC या 482 जो है मेंटेनेबल है अगेंस्ट एन ऑर्डर। इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या कहा है लास्ट पॉइंट। नाइदर रिवीजन टू हाई कोर्ट अंडर 397 कहते हैं, ना तो रिवीजन जो है हाई कोर्ट में 397 में और ना ही 482 में जो क्वेश्चन पिटीशन है वो मेंटेनेबल होगी। ना तो रिवीजन मेंटेनेबल है, ना ही पिटीशन अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में हम अपील करते हैं, अगर DV के केस में मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर किया है तो उसको चैलेंज करना है तो सेशन कोर्ट में सेक्शन 29 ऑफ DV एक्ट में उसको चैलेंज किया जाता है। अब
जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर है उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट के लिए इन्होंने बोला, मद्रास हाई कोर्ट की डीबी ने, कि ना तो रिवीजन मेंटेनेबल है, ना ही कोई भी क्वेश्चन पिटिशन 482 में मेंटेनेबल है, बिकॉज अपील जो है उसको माना जाता है, जो सेशन कोर्ट में आपने अपील फाइल की थी, अपील को माना जाता है कि वो कॉन्टिन्यूशन है ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग, एंड ओरिजिनल प्रोसीडिंग बियर्स अ सिविल कैरेक्टर, तो किसी भी तरह का क्रिमिनल लॉ वहाँ पर नहीं आएगा, तो सीआरपीसी के प्रोविजंस वहाँ पर नहीं आएंगे। तो अगर अपील के अगेंस्ट अगर आपने जाना है तो ना तो आप रिवीजन कर सकते हैं, ना 482 की कोई पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द मद्रास हाई कोर्ट की जो फुल बेंच की ऑब्जर्वेशन है, पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस अलग अलग जजेस की जो जजमेंट्स आई हैं, उसके बेस पर इस प्रेजेंट जजमेंट में ये जो लॉ है, प्रिंसिपल जो है वो कंक्लूड किया गया इस जजमेंट को। फर्स्ट, प्रोसीडिंग्स जो हैं डीवी एक्ट में सिविल नेचर की जो हमने देखा, नोटिस जो है उसको समन नहीं माना जाएगा, और अदालत प्रसाद जो जजमेंट है वो यहाँ पर डीवी एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, 482 सीआरपीसी जो है मेंटेनेबल नहीं है अगेंस्ट पिटिशन अंडर सेक्शन 12 और नोटिस अंडर सेक्शन 13। 482 फाइल नहीं हो सकती, वो मेंटेनेबल नहीं है। इवन सेशन कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है सेक्शन 29 में, वो कॉन्टिन्यूशन होगा सिविल प्रोसीडिंग्स का, तो रिवीजन और 482 नहीं मेंटेनेबल है वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी इस यहाँ पर जैसा आपने इस जजमेंट में क्लियर कर दिया। मजिस्ट्रेट इज सपोज टू अप्लाई हिज माइंड एट द टाइम ऑफ इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 13, तो मजिस्ट्रेट को अपना माइंड अप्लाई करना है। अगर कोई भी ऐसा है पर्सन उनको दिखता है कि इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है केस में, तो उसको नोटिस ना इशू करे, और अगर उसको करना है तो अपने रीजंस रिकॉर्ड करके करे। ठीक है, तो ये इसमें क्लियर चीज़ हो गई। ऑन बीइंग कन्फ्रंटेड विद द अफोरसेड जजमेंट्स, तो ये सब चीज़ें जब आई वहाँ पर उस केस की आर्गूमेंट्स के दौरान, तो जो वहाँ पर पिटिशनर के काउंसिल थे उन्होंने केस को एक तरह से विड्रॉ कर लिया। हाउएवर ही प्रेज दैट मजिस्ट्रेट मे बी डायरेक्टेड टू डिसाइड हिज एप्लीकेशन क्वा मेंटेनेबिलिटी एंड जुरिसडिक्शन इफ फाइल्ड एट एनी स्टेज। तो वहाँ पर वो केस जो था एक तरह से विड्रॉ कर लिया गया, और ये वहाँ पर लिबर्टी उन्होंने प्रे की कि जो अगर कोई एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है विद रिगार्ड्स टू मेंटेनेबिलिटी या फिर जुरिसडिक्शन को लेकर, तो वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट जो है उसको एप्लीकेशन को डील करे, उसको डिसाइड करे। तो फाइनली जो कोर्ट ने यहाँ पर इसमें लॉ सेटल किया, अब उसके ऊपर जाते हैं लास्ट में। फर्स्ट है, इन अ पिटिशन अंडर सेक्शन 12 जो रिस्पोंडेंट है उनको मैकेनिकली नोटिस इशू ना किया जाए। ठीक है, मजिस्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई हिज माइंड क्वा डिस्टेंट एंड सन्ड्री रिलेटिव्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स एरेड बीइंग बाय द एग्रीव्ड पर्सन। तो सबसे पहले तो माइंड अप्लाई करे मजिस्ट्रेट। प्रेजेंस जो है रिस्पोंडेंट्स की मे नॉट बी रिक्वायर्ड वेयर रिस्पोंडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू काउंसिल। अगर वहाँ पे काउंसिल हैं तो रिस्पोंडेंट्स की प्रेजेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन केस एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ जुरिसडिक्शन या मेंटेनेबिलिटी या डिलीशन के ऊपर कि मेरा नाम डिलीट किया जाए, रिस्पोंडेंट मेरा नहीं बनता, तो मजिस्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड टू पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। मजिस्ट्रेट को जल्दी से जल्दी उसमें अपना ऑर्डर वहाँ पर देना है। In case an application is filed seeking alteration, modification or revocation of order passed under the Act, magistrate is in terms of section 25 of DV Act is expected to pass the order। तो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन वहाँ पर ऑल्ट्रेशन के, मॉडिफिकेशन या रिवोक करने के लिए, डिलीशन के लिए कोई भी होती है कि सर्कमस्टांसेस चेंज है, कुछ भी है ऐसा, तो मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 25 ऑफ DV Act में ऑर्डर पास करेगा, उसको करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ये कहते हुए यहाँ पर जो थी जजमेंट जो है कंक्लूड करी। तो अगर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर इस चैनल पे भेज सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन है आपकी। और मेरा नंबर आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, जो हमारा इस कवर पेज है। व्हाट्सएप नंबर भी है वहाँ पर, टेलीग्राम चैनल का भी है, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।